नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके कश्मीर के हालात पर मंथन किया है। तो कश्मीर की शांति पर प्रधानमंत्री का मंथन। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी इस बैठक में और अपने दौरे से अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उच्च स्तरीय बैठक करके कश्मीर के हालात पर उन्होंने मंथन किया। लोगों से शांति बनाए रखने की यहां अपील की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इसके अलावा एनएसए अजित डोवल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी। पीएम ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जाहिर की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर देश भर के इमाम आज राजनाथ सिंह से मिले, सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। अपने उन लोगों से, तमाम इमामों से, कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा किसी तरह से भी वहां अमन कायम होना चाहिए। पीएम मोदी ने अफ्रीका यात्रा के बीच से ही एनएसए अजित डोवल को वापस भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डोवल शामिल हुए थे। कश्मीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेताओं से फोन पर बात की। सभी नेताओं ने कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद जताई है। तो चलिए, सरकार के लिए एक चुनौती यहाँ पर जरूर है। जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति अभी कश्मीर में बनी हुई है, किस तरीके से उसे काबू किया जाए। चौथा दिन है आज, लगातार तनावपूर्ण हालात वहाँ पर बने हुए हैं। और आपको बता दें कि अपने विदेशी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बैठक की है आपात, और उसमें जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने पूरा अपडेट यहाँ पर दिया है इस तनावपूर्ण हालात के बारे में। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, चौथे दिन भी हालात तनावपूर्ण फिलहाल बने हुए हैं कश्मीर में। इस आपात बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, जो आपात बैठक की गई उसके बाद जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने एक तो सबसे पहले शांति की अपील की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे उस वक्त भी लगातार पिछले 2 दिनों से जो हिंसा हो रही है उसकी लगातार अपडेट ले रहे थे, वहाँ से चीज़ों को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार जो बैठक हुई है उसमें राजनाथ सिंह ने जो स्थिति है उसको ब्रीफ भी किया। अब बैठक के बाद ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार है उसको एक तरह से फ्री हैंड दिया गया है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को देखें, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जो भी मदद हो सकती है जम्मू कश्मीर सरकार को वो करने के लिए तैयार है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए। तो ये बात मोटा मोटी इस बैठक से निकलकर सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और उसको पूरा फ्री हैंड दिया गया है जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई है उसको ठीक करने के लिए, और सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से ये जो असिस्टेंस है उसको भी देने की बात की गई है। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश दौरे से लौटकर आपात बैठक बुलाई और साफ तौर पर अहम निर्देश दिए गए हैं, और राज्य सरकार को भी पूरी मदद यहां से दी जाएगी केंद्र की तरफ से, ऐसा उन्होंने कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में तनाव जारी है। हिंसा में मरने वालों की तादाद 24 तक पहुंच चुकी। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए श्रीनगर समेत दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कर्फ्यू बाउंड एरियाज हैं, वहाँ लोगों को खाने पीने की खुर्दनी में भी काफ़ी कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। निसंदेही एक संवेदनशील जो है स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर बैठक ली है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें 100 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं। घायलों में से कई लोगों पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोने का खतरा मंडरा रहा है। 20 patients are still who we have put on conservative management who might need to be operated upon. All of them have a very grave impact and the prognosis doesn't seem to be all that good. ये देखिए, आप इस गाड़ी में इस खाने को पैक किया जाएगा, फिर कुछ लोग यहाँ से निकल के जो है हॉस्पिटल पहुँचेंगे। कुल मिलाकर इन लोगों की ये कोशिश है कि जो हॉस्पिटल में लोग हैं और जो कर्फ्यू में फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुँच सके।
चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। हालांकि कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा आंशिक तौर पर बहाल की गई है। ट्रेन सेवाएं बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाव वाले इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में अमरनाथ यात्रा बहाल हो चुकी है। तो विजिटर डायरी मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल में अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया। जांच कमेटी ने पहली नजर में ये पाया कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। गौरतलब है कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था। रंजीत सिन्हा ने अपने घर पर कोल स्कैम के अक्यूज से 10, 20, 50, 60 बार मिले कई अक्यूज से, और उनके जो डिसीशंस थे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में और सीबीआई के केसेस में, उससे ऐसा लगता है कि उनकी मीटिंग्स से उनके फैसले भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। इस पर आज कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के वकील अटॉर्नी जनरल मेरी बहस सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है कि अब इस रिपोर्ट के बाद क्या करने की ज़रूरत है। और असीम मनचंदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, विजिटर डायरी को सही यहाँ पर ठहराया गया है, तो इससे रंजीत सिन्हा की मुश्किलें आने वाले दिनों में कितनी बढ़ सकती हैं और क्या और भी नामों का इसके बाद खुलासा हो सकता है? देखिए, जी मीडिया ने सबसे पहले इस विजिटर डायरी का जो है वो खुलासा किया था। जी मीडिया ने दिखाया था कि जो कोल घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा से मुलाकात की, और ये मुलाकातें कई घंटे चली और 50 से 60 बार ये मुलाकातें जो हैं हुई। तो उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ML शर्मा कमेटी जो है वो बनाई थी। कमेटी ने आज सील एनवेलप में अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। खासतौर पर ये कहा कि उन्होंने कि ऐसा लगता है, ये डायरी के बारे में कहा कि ये डायरी सही है, और ऐसा लगता है कि रंजीत सिन्हा ने कहीं ना कहीं इसको जांच को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो की है। अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। लेकिन जब भी कोई डिसीजन होगा तो तब ये हम कह सकते हैं कि जो पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा उनकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी ने 5 टेलीकॉम कंपनीज के सीईओज को तलब किया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पीएसी ने टेलीकॉम कंपनियों को उनकी आय कम दिखाने पर तलब किया। जिन कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया उनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, आरकॉम, टाटा टेली के सीईओ शामिल हैं। और सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 6 टेलीकॉम कंपनियों पर अपनी आय 46,000 करोड़ रुपए कम दिखाने की बात कही थी। ये आय 2006 से 2010 के बीच कम दिखाई गई, जिसके बाद दूरसंचार विभाग ने इन कंपनियों को 12,500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी करने की बात कही थी। तो टेक महिंद्रा के वाइस चेयरमैन विनीत नैयर देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी बन गए हैं। विनीत नैयर को टेक महिंद्रा ने इस साल करीब 180 करोड़ रुपए बतौर सैलरी दी। हालांकि इसमें कंपनी ने करीब 178 करोड़ रुपए के शेयर्स भी दिए हैं। 77 साल के विनीत नैयर एक पूर्व IAS अधिकारी हैं और लगभग 30 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा ने 2014-2015 में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO CP गुरनानी को 165 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर दिए थे। आपको बता दें, टेक महिंद्रा देश की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2015 में देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी कौन थे। 2015 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी CP गुरनानी, CEO टेक महिंद्रा, जिनकी सैलरी 165.57 करोड़ रुपए, और विनीत नैयर जो कि टेक महिंद्रा के वाइस चेयरमैन, जिनकी सैलरी 119.9 करोड़ रुपए। तो 2015 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले जो अधिकारी हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें विशाल सिक्का का नाम भी आता है, CEO इन्फोसिस, जिनकी सैलरी 48.73 करोड़ रुपए, और पवन मुंजाल MD हैं हीरो कंपनी के, सैलरी 44.62 करोड़ रुपए। अनंत गुप्ता का नाम भी इसमें है, CEO हैं HCL टेक्नोलॉजीज के, जिनकी सैलरी है 28.66 करोड़ रुपए। तो 2015 में सबसे ज्यादा सैलरीज पाने वाले ये अधिकारी हैं। बढ़ते हैं आगे, बात मुंबई की, जहां पर
फल और सब्जियों की थोक मंडियों में आज से हड़ताल शुरू हो गई है। बारिश की वजह से पहले ही सब्जियों के भाव पड़े हुए थे और अब हड़ताल के नाम पर रिटेल कीमतें बढ़ गईं। राज्य सरकार ने अब किसानों को अपनी फसल किसी को भी सीधे बेचने की छूट दे दी है। थोक व्यापारी और मंडियों में काम करने वाले लेबर यूनियन इससे खफा है क्योंकि उन्हें अपने कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। वाशी की इस एपीएमसी मंडी से मुंबई और आसपास के इलाकों को थोक में सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है, लेकिन मंगलवार से वाशी सहित राज्य की सभी एपीएमसी मंडियों में बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फार्म टू फोक पॉलिसी के तहत किसानों को अपनी उपज मंडियों के जरिए बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। थोक व्यापारी, कमीशन एजेंट और मजदूर यूनियन खुद को दरकिनार किए जाने से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे कारोबार घटेगा। राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत दिलाने और बिचौलिए खत्म कर ग्राहकों को सस्ती सब्जी और फल मुहैया कराने के लिए नियम बदला है, जो अब व्यापारियों को नागवार लग रहा है। हड़ताल के बहाने थोक मार्केट में कई सब्जियों के भाव दोगुने हो गए हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। भिंडी का भाव 2 दिन पहले 70 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, लौकी 60 रुपए के मुकाबले 120 रुपए, आलू 30 के मुकाबले 40 रुपए, प्याज 22 रुपए से बढ़कर 30 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए के बदले 200 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पत्ता गोभी का भाव 80 रुपए की जगह 120 रुपए हो गया है, जबकि ग्वार फली भी 80 रुपए की जगह 120 रुपए की बिक रही है। वहीं बैगन 60 से 100 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा खीरा, अदरक और मिर्च के भाव भी करीब करीब दोगुने बढ़ गए हैं। राज्य सरकार भरोसा दिला रही है कि किसान संगठनों और दूसरे विकल्पों के जरिए फलों और सब्जियों की सप्लाई जारी रहेगी। कृषि मंत्री खुद 300 ट्रक के साथ दादर मंडी पहुंचे। कल एक मीटिंग उनके साथ सभी लोगों के साथ हमारी हुई थी। उस मीटिंग में हमने सभी लोगों को ऐलान किया कि आप हड़ताल वापस लो, आपकी कोई समस्या है, यह समस्या भी सरकार जानने के लिए तैयार है। लेकिन 50 साल के बाद किसानों को मुक्ति मिली है और इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने जो निर्णय लिया है तो किसानों के हित में लिया है। सरकार का मानना है कि इस पहल के बाद किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और विश्वास भी। जब किसान को यहाँ बेचने का परमिशन देगा तो किसान को बेचने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। जो जिस दलाल के पास एक एक दुकान है, 1-1 करोड़ रुपए की है कीमत उसकी, तो क्या 1 करोड़ रुपए की कीमत के किसान को बेचने देगा अपने जगह पे? उसको भाड़ा भी उतना देना पड़ेगा। 10 वो फ्री में बेचने के उसको भाड़ा भी उतना लगेगा। लेकिन राज्य में सब्जियों और फलों का 80% कारोबार एपीएमसी मंडियों से होता है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर ग्राहकों की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल ना तो सरकार झुकती दिख रही है और ना ही कारोबारी मानने के लिए तैयार दिखते हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो एपीएमसी मंडी में हड़ताल की वजह से मुंबई में सब्जियों के दाम में जोरदार उछाल आया। कई सब्जियों के दाम 2 गुना तक बढ़ गए और सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। मुंबई में आज ज़्यादातर सब्जियां 3 डिजिट में बिक रही हैं, क्योंकि इसकी वजह है मुंबई और मुंबई के एमएमआर रीजन में सब्जी सप्लाई करने वाला एपीएमसी मार्केट में हड़ताल है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद करीबन 5000 ट्रेडर्स हैं जो हड़ताल पे चले गए हैं और इसी वजह से जो मुंबई के अंदर सब्जियों में उबाल आ गया है। ये जो भिंडी पहले 2 दिन पहले 60 से 80 रुपए किलो बिक रही थी, आज इसकी कीमत 120 रुपए किलो है। इसी तरह से लौकी की कीमत भी 120 रुपए किलो है। ग्वारफली से लेकर पत्ता गोभी तक लगभग सारी सब्जियां 120 रुपए किलो है। इसके अलावा टमाटर और आलू और प्याज की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है इसकी क्या वजह है और क्या ये एकाएक आज ही बढ़ोतरी हुई है, इसका सिलसिला कुछ दिनों पहले से शुरू हो गया था? नहीं, ये तो कीमतें जब से मार्केट बंद का ऐलान हुआ है तब से ये हुआ है, मतलब रेट बढ़ना। और ये जब तक उनका कुछ सजेशन निकलेगा नहीं तब तक ये रेट बढ़ते ही रहेगा। तो मुंबई में अगले महीने से बिना हेलमेट वाले 2 व्हीलर्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इसे कड़ाई से लागू करने वाले हैं।
राज्य सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में भी भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। बिना हेलमेट मुंबई में सवारी करने वालों को अगले महीने से पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मुंबई पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर ट्रैफिक नियम न मानने वालों पर सख्ती के लिए नियम लागू कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ट्रैफिक नियमों के लिए जुर्माना भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा जुर्माने की रकम को 5 गुना तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि जुर्माना कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। सिग्नल ब्रेक किया तो 50 रुपया दे, तो ऐसा खींचे में 50 रुपया दे के निकल जाता है, उसको कुछ लगता भी नहीं है। तो अभी आपने हेलमेट नहीं डाली है तो 100 रुपया फाइन है, उसको कुछ लगता है 100 रुपया ले लो। फाइन इतना होना चाहिए कि लोगों को आगे जाके फाइन भरने के बदले मैं मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक रास्ते के उतरूँगा, इसको वो होना चाहिए। अभी ज्यादातर मामलों में जुर्माने की रकम कम है। नियम पुराना होने की वजह से समय के साथ जुर्माने की दरें नहीं बदली हैं। जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, टैक्सी मीटर से छेड़छाड़, बिना सेफ्टी बेल्ट के कार चलाने, नो पार्किंग जोन में पार्किंग, सिग्नल तोड़ने जैसे तमाम मामलों में 100 रुपए का ही जुर्माना है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने और ट्रैफिक पुलिस के इशारे को न मानने पर 200 रुपए की पेनल्टी रसीद कटती है। जबकि बिना लाइसेंस ड्राइविंग, बिना इजाजत रेसिंग करने, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर 300 रुपए पेनल्टी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का दंड लगाया जाता है। राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 5 गुना कर सकती है। 6 महीने के पीरियड में एक ड्राइवर दे या एक मोटर गाड़ी दे, ये ऑफेंस कितनी बार किया, सेकंड टाइम किया, 3 टाइम किया, तो उसको ये भी लगना चाहिए कि मैं पहली बार किया तो शायद 200 रुपया होगा, मैं उधार दे रहा हूँ, और दूसरी बार किया तो 400, तीसरी बार किया तो 600, ऐसा भी होना चाहिए। ताकि लोगों को लगना चाहिए कि ये कैजुअली ट्रीट नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इस साल कड़ा अभियान शुरू किया है। अब तक केवल मुंबई में ही 1 लाख से ज्यादा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि 7000 लोगों के लाइसेंसेस जब्त किए गए हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए 3D स्पीड ब्रेकर बनाने की पहल हुई है। पहला 3D स्पीड ब्रेकर मध्य दिल्ली में राजाजी मार्ग पर बनाया गया है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे बीच सड़क पर छोटे खंभे लगा दिए गए हों और रास्ता बंद हो। ऐसा देखकर लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में ऐसा पहला स्पीड ब्रेकर है जो असल में उठा हुआ स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी अगर आप इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप स्मूथली लेकर जा सकते हैं, आपको किसी तरह का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा। एक 3D जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है जिससे कि आने वाले ट्रैफिक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3D क्रॉसिंग है, और जिससे कि वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में पूरे देश में हुए सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई थी। 2015 में दिल्ली में 1622 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। 2014 में दिल्ली में कुल 8623 सड़क हादसे हुए थे। इसमें 1671 लोगों की जान चली गई, 8283 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार ने देश के सभी पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की बिक्री शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की बिक्री के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गंगा जल की बिक्री शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर सभी 15 बोतल बिक गईं। गंगा जल लेने की उम्मीद लेकर पहुंचे काफी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गंगा जल की भारी डिमांड को देखते हुए पोस्ट ऑफिस ने वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा स्टॉक उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रांजिट में टाइम लगेगा और खर्चा भी लगेगा, उससे भी कम करके परिसेवा भी हम लोग दे रहे हैं, और इससे साथ साथ में हम लोग का ये डिपार्टमेंट में इंक्रीज करके ये रेवेन्यू के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। गंगा जल कोई जाकर लाने के दरकार नहीं पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में आएगा और यहाँ से ले जाएगा। पहले हम लोग जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे या बाबा धाम जाते थे या कहीं जाते थे तो लेकर आते थे। देश भर में इस योजना की शुरुआत रविवार को पटना जीपीओ से की गई है। डाकघरों के अलावा इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर गंगा जल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। बुकिंग के लिए नाम और पते की पूरी जानकारी देनी होगी। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। बुकिंग के बाद स्पीड पोस्ट से गंगा जल घर तक पहुंचाया जाएगा। गंगोत्री से लाए गए गंगा जल की 200 मिलीलीटर की बोतल के लिए 25 रुपए खर्च करने होंगे। 500 मिलीलीटर बोतल 35 रुपए में मिलेगी।
ऋषिकेश के गंगाजल की 200 मिलीलीटर बोतल 15 रुपए और 500 मिलीलीटर बोतल 22 रुपए में मिलेगी। तो साउथ चाइना सी विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट से चीन को बड़ा झटका लगा। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि साउथ चाइना सी पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं बनता है। इस मुद्दे पर फिलीपींस ने 2013 में चीन के खिलाफ याचिका दायर की थी। फिलीपींस का आरोप है कि स्ट्रैटेजिकली अहम माने जाने वाले इस इलाके में चीन ने रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिलीपींस ने अपने 15 पॉइंट्स में चीन के साउथ चाइना सी में स्टेटस पर सवाल उठाए थे। फिलीपींस का दावा है कि बीते 69 साल से चीन का साउथ चाइना सी के 85% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। हालांकि चीन ने सुनवाई से ये कहते हुए बॉयकॉट किया कि इस मुद्दे पर फैसला सुनाना हेग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आपको बता दें, चीन ने साउथ चाइना सी में न सिर्फ आइलैंड बना लिया बल्कि बड़ी तादाद में सेना की तैनाती भी कर दी। चीन ने आइलैंड बनाकर वहां हवाई पट्टी भी बना ली है। साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को लेकर अमेरिका लगातार विरोध करता रहा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम समेत देश के 5 राज्य बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज्यादा खराब हालात मध्य प्रदेश में है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। मंदसौर में पानी के तेज बहाव में कई गाय बह गईं। जानवरों ने पानी से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक गाय ही बाहर आ सकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में समा गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के जोरहाट में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी लोग बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम के 8 जिलों में 213 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई पुल बहने से गांवों का संपर्क जिलों से टूट गया है। तो फिलहाल न्यूज़ एट 5 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।